देखा कि तमाम लोगों को उपाध्यक्ष बनाया लेकिन वो खरे नहीं उतरे, तब तमाम वरिष्ठ साथियों के निवेदन के बाद बहन जी ने श्री आनंद कुमार जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। आप लोगों को याद होगा, आपके बीच में भी कई युवा लोग आए जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम किए हैं, लेकिन वो भी जब खरे नहीं उतरे, तब आदरणीय बहन जी ने प्रदेश के, देश के तमाम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों ने जब बहन जी से निवेदन किया कि बहन जी परिवार के किसी युवा को आगे बढ़ाने का काम करें, तब आदरणीय बहन जी ने लंदन से पढ़ करके आए आकाश आनंद जी को इसलिए नहीं बढ़ाने का काम किया कि उनके परिवार के थे, बल्कि इसलिए बढ़ाने का काम किया, पहले तो जब उन्होंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को लेना चाहता हूं, तो बहन जी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उनके डिटर्मिनेशन को, उनके डेडिकेशन को और उनके पार्टी के प्रति लगाव को देखने का काम किया, तब आदरणीय बहन जी उनको पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया। साथियों, साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री आकाश आनंद जी को मुख्य मार्गदर्शक के रूप में आना था और हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना था, लेकिन वायरल फीवर होने की वजह से आज हमारे बीच में आकाश आनंद जी नहीं आ पाए, लेकिन आगे जो महाराष्ट्र प्रदेश सहित और अन्य प्रदेशों में जो उनके कार्यक्रम लगे हैं वो उनके आगे के जारी रहेंगे और आप लोगों के बीच में जल्द ही विदर्भा की दूसरी मीटिंग में श्री आकाश आनंद जी आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। साथियों, आज मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात यह है कि मुझे उनके सामने बोलने का अवसर मिल रहा है जो इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कहने को आपको लगता है कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन सही मायने में वो बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत मजबूत पिलर, बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं। वो क्यों मजबूत कार्यकर्ता हैं साथियों, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय बहन जी ने अपने मसीहा, अपने मेंटर, अपने गुरु मानवर कांसीराम साहब की राह पे चलने का काम किया। जिस तरह से इस बहुजन समाज के मूवमेंट को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता मानवर श्री कांसीराम साहब ने जब ये देखा, जब वो पहली बार महाराष्ट्र की पूना की धरती पर जब बाबा साहब की जयंती और बुद्ध जयंती की छुट्टी को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने आरपीआई में जब काम शुरू किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत जल्दी आरपीआई जो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद मात्र कुछ वर्षों के बाद ही वो कई पार्ट में बंट गई थी, कोई उसका नेतृत्व करने वाला नहीं था। तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद इस बहुजन समाज के आंदोलन को गति देने के लिए, उनके आंदोलन को आगे ले जाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी उनका उत्तराधिकारी या कोई भी उनका लेफ्टिनेंट आगे नहीं आया, कोई भी अपने परिवार का त्याग करने के लिए आगे नहीं आया। और यही कारण था कि जो 108 वर्ष लंबा संघर्ष था, जो फुले साहू अंबेडकर से होते हुए बाबा साहब के 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस तक का जो 108 वर्ष लंबा संघर्ष था, वो बाबा साहब के परिनिर्वाण के चंद वर्षों के बाद ही साथियों जमीन दोज होने लगा था। मानवर कांसीराम साहब ने उससे लेसन लिया, इसलिए उन्होंने, ऐसा नहीं था कि बाबा साहब ने अपने जीते जी अपने लेफ्टिनेंटों को तैयार नहीं किया था, लेकिन चूंकि बाबा साहब को समय नहीं मिला कि वो किसी को अपना एक सही उत्तराधिकारी चुन सकें, इसलिए उस बात को सबक लेकर के हमारे मसीहा और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांसीराम साहब ने उस बात से सबक लेकर के अपने जीते जी मानवर कांसीराम साहब ने कई लोगों को तैयार करने का काम किया, कई लोगों को तैयार करने का काम किया। लेकिन जो लोग, बहुत लोगों को जब तैयार किया, बहुत लोगों को जिम्मेदारी देने का काम किया, कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया,
जनरल सेक्रेटरी बनाने का काम किया, लेकिन मानवर कांसीराम साहब के जैसा वो चाहते थे उस पर खरा उतरने का काम बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खरी उतरी। आदरणीय बहन जी उस पर खरी उतरी और खरे उतरने के कारण मानवर साहब ने 2001 में, हम सब लोग जानते हैं, लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लाखों की संख्या में आदरणीय बहन जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया था, एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया था। और आदरणीय बहन जी ने अपने मसीहा, अपने मेंटर, अपने गुरु को इस बात का आश्वासन दिया था कि हम आपके इस कारवां को, आपने जो मुझ पे भरोसा जताया है, उसको अपनी अंतिम सांस तक, मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए हम अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। और साथियों, वो बात उन्होंने सही साबित करके दिखाया। बाबा साहब के परिनिर्वाण, मानवर साहब के परिनिर्वाण के बाद 2006 में 9 अक्टूबर 2006 को परिनिर्वाण के बाद उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाने का काम किया जो इतिहास में शायद किसी महिला ने निभाने का काम नहीं किया, कि अपने गुरु को मुखाग्नि देकर के सम्मान देने का काम किया साथियों। और उसका परिणाम निकला कि उनके परिनिर्वाण के बाद भी ये पार्टी साथियों आगे गति बढ़ती रही और देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी साथियों बनी, देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी। माननीय बहन जी ने भी अपने नेता से, अपने गुरु से सबक लेकर के, बाबा साहब के उस आंदोलन से सबक लेकर के अपने साथ, अपने समय उन्होंने देश के तमाम युवाओं को, देश के तमाम जो पार्टी के नेता थे उनको भी बढ़ाने का काम किया, तमाम लोगों को बढ़ाने का काम किया, तमाम को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। कई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए, लेकिन समय समय पे आपने देखा कि जितने भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए वो आदरणीय बहन जी के, मानवर कांसीराम साहब के उस आंदोलन के ऊपर खरे नहीं उतरे। तब बहुजन समाज पार्टी के कई वरिष्ठ साथियों ने आदरणीय बहन जी से विनम्र निवेदन किया कि बहन जी, आपने बहुत लोगों को देखा, कई लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन सभी लोग निजी स्वार्थ के खातिर पार्टी को आगे गति देने का काम नहीं किया। तब सब लोगों के निवेदन के बाद, हालांकि उस समय भी श्री आनंद कुमार जी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो उस समय भी पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे थे। यहाँ तक कि जब आदरणीय बहन जी की तबीयत खराब हुई, बहन जी का जब हीमोग्लोबिन 6 ग्राम रह गया था, उस समय अपना खून देने का काम भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी ने देने का काम किया था। और साथियों, उसके बाद भी बहन जी ने उनको कोई भी जिम्मेदारी देने का काम नहीं किया। लेकिन जब देखा कि तमाम लोगों को उपाध्यक्ष बनाया लेकिन वो खरे नहीं उतरे, तब तमाम वरिष्ठ साथियों के निवेदन के बाद बहन जी ने श्री आनंद कुमार जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। और जब उन्होंने देखा युवाओं को जोड़ने के लिए, आप लोगों को याद होगा, आपके बीच में भी कई युवा लोग आए जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम किए हैं, लेकिन वो भी जब खरे नहीं उतरे, तब आदरणीय बहन जी ने देश के तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने जब बहन जी से निवेदन किया कि बहन जी परिवार के किसी युवा को आगे बढ़ाने का काम करें, तब आदरणीय बहन जी ने लंदन से पढ़ कर के आए आकाश आनंद जी को इसलिए नहीं बढ़ाने का काम किया कि उनके परिवार के थे, बल्कि इसलिए बढ़ाने का काम किया, पहले तो जब उन्होंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को लेना चाहता हूं, तो बहन जी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब उनके डिटर्मिनेशन को, उनके डेडिकेशन को और उनके पार्टी के प्रति लगाव को देखने का काम किया, तब आदरणीय बहन जी उनको पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया साथियों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की तारीख में श्री आकाश आनंद जी आज पूरे देश में बहुजन समाज के ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं साथियों। जितने भी भारतीय राजनीति में युवा हैं, उनमें साथियों श्री आकाश आनंद जी हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। आप लोगों ने राजस्थान के उनके कार्यक्रम देखे होंगे, आपने मध्य प्रदेश के उनके कार्यक्रम देखे होंगे, बिहार के कार्यक्रम देखे होंगे, तेलंगाना छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम देखे, कर्नाटक तमिलनाडु के आपने कार्यक्रम देखे होंगे। साथियों, बड़े पैमाने पर युवाओं में शिरकत करने का काम किया। इसलिए साथियों, मेरे लिए गौरव की बात इसलिए है कि मुझे ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को पर्दे के पीछे रह कर के पहले काम करने का काम किया, पार्टी को गति देने का काम किया, और अब
फ्रंट लाइन में आकर के पार्टी की जिम्मेदारी को संभालने का काम किया है साथियों। इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं साथियों। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, तीसरी बड़ी ऐसी पार्टी है जो इस देश में बहुजन समाज पार्टी के कारवां को, बहुजन समाज के कारवां को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का काम कर रही है साथियों। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं आज देश में हजारों की संख्या में राजनीतिक पार्टियां हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस देश में फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी, फुले साहू अंबेडकर मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी, एक भी पार्टी आपके बीच में है साथियों? आज साथियों तमाम राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के बनाए संविधान को खतरे की बात करती हैं, बाबा साहब के बनाए संविधान के खतरे की बात करती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा खतरे की बात करती है, मैं उन लोगों के बारे में पूछना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी आज साथियों बड़े खतरे की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है जिसने इस देश में आजादी के बाद केंद्र सरकार से लेकर के देश के ज्यादातर राज्यों में सबसे ज्यादा शासन करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर इतना ही इसको शौक था, इतना ही इसको बाबा साहब के संविधान से लगाव था और है, तो इसने क्यों नहीं, इस पार्टी ने क्यों नहीं लंबे समय तक शासन करने के बाद भी बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में केंद्र सरकार की नौकरियों में 15% एससी को, 7.5% एसटी को, और बाद में बाबा साहब के संविधान के आधार पर जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने लागू कराने के लिए रात दिन एक करने का काम किया, उस पार्टी के हिसाब से बैकवर्ड समाज के लिए 27% रिजर्वेशन है। आज तक इस पार्टी ने अपने शासनकाल में किसी बैकलॉग के माध्यम से कभी भरने का काम क्यों नहीं किया? आज तक भरने का काम किया साथियों? आपके महाराष्ट्र में आज किसी भी सरकार ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की सरकार रही हो, या फिर वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी और द्वितीय शिवसेना की सरकार हो, क्या किसी पार्टी ने एक भी पोस्ट बैकलॉग के नाम पे भरने का काम किया एससी एसटी ओबीसी की? नहीं किया। क्या किसी पार्टी ने एससी एसटी को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया? क्या किसी भी पार्टी ने आपके प्रदेश में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने का काम किया? ये किसने किया साथियों? ये सिर्फ और सिर्फ अगर इस देश में किसी ने किया है तो साथियों इस देश के सबसे बड़े सूबे में शासन करने वाली, एक दो बार नहीं 4-4 बार शासन करने वाली संसद की शेरनी आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन की मांग करने का काम इस देश में जानते हो किसने किया था? इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और उस सपने को साकार क्या साथियों कांग्रेस ने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? एनसीपी ने, शिवसेना ने किया? या क्या आरपीआई कभी कर सकती है? या साथियों जो नई नवेली पार्टी जो युवाओं को गुमराह करने का काम करती है वो कर सकती है? लेकिन नहीं, लेकिन गुमराह तो कर सकते हैं। इसलिए साथियों गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर फुले साहू अंबेडकर के साथियों महाराष्ट्र के लोग तो सबसे ज्यादा नारा लगाते हैं, फुले तेरा मिशन अधूरा, साहू तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। ये नारा लगाते नहीं लगाते हैं? लेकिन साथियों अगर ये नारा लगाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या फुले साहू अंबेडकर के मिशन के अधूरे को पूरा करने का काम या कांसीराम साहब के मिशन के अधूरे मिशन को पूरा करने का काम क्या कोई राजनीतिक पार्टी करने की क्षमता रखती है? अगर रखती है तो केवल और केवल एक पार्टी है, वो है साथियों बहुजन समाज पार्टी, जो देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसलिए साथियों हमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमें साथियों उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के 4-4 बार के शासनकाल की सरकारों को देख लेना चाहिए। इसलिए देख लेना चाहिए क्योंकि साथियों हमने अच्छी तरीके से देखा है, आदरणीय बहन जी ने अपनी 4 बार की सरकार में एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ रिलीजियस माइनॉरिटी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी नीतियां बनाने का काम किया। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन दिलाने के लिए उन्हें पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र 1995 में इस देश में किसी सरकार ने किया था तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने किया था अपने मुख्यमंत्री काल में। अगर साथियों
अगर 2 कमरे के पक्के मकान किसी ने देने का काम किया था तो आदरणीय बहन जी ने देने का काम किया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए देकर के गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया तो आदरणीय बहन जी ने किया। क्यों किया साथियों? क्योंकि साथियों हमें बाबा साहब की उस बात को याद रखना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड क्या होता है साथियों? राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा, हमारे लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा 1 वोट से, यही तो कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा 1 वोट से। लेकिन बाबा साहब कहते थे कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड होता है कि अयोग्य व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करता है। हमारे ऊपर कौन शासन करता है? अयोग्य व्यक्ति शासन करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने हमें भारत के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार दिया। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। 1 व्यक्ति 1 वोट, 1 वोट का 1 मूल्य का सिद्धांत देकर के आपको बराबर के अधिकार, आपको साथियों मांगने वाले की जगह, ऐसा हाथ करने वाले की जगह बाबा साहब ने ऐसा हाथ करने वाला बनाने का काम किया है साथियों। इसलिए हमें ऐसा हाथ करने वाले बनने के लिए साथियों, उसके लिए हमें साथियों शिक्षा की जरूरत है। बाबा साहब हमेशा कहते थे मेरी प्रशंसा मेरे जय जयकार करने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रशंसा मेरी जय जयकार करने की जगह मेरे दिखाए रास्ते पर चलो, मेरे बताए रास्ते पर चलो। इसलिए बाबा साहब कहते थे, क्या कहते थे कि प्रतिभा का नहीं, प्रतिभा का साथियों गुणबोध करने का काम करो। किसका पूजन करो? प्रतिभा का करो। और प्रतिभा कैसे आती है? बाबा साहब हमेशा कहते थे, बाबा साहब हमेशा कहते कि जिस दिन इस भारतवर्ष में मंदिर जाने वाले लोगों की कतारें जिस दिन पुस्तकालय और स्कूलों की तरफ मुड़ जाएंगी, उस दिन ये देश साथियों दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। साथियों दुनिया की महाशक्ति। लेकिन आपके बच्चों को, आपके लोगों को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार हो, या आपकी एनसीपी और कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी और शिवसेना की सरकार रही हो, ये तो साथियों आपके लिए क्या कर रहे हैं? ये लोग प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से शिक्षा को, ये साथियों कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले कभी नहीं कहते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन। अगर साथियों 1 नेशन 1 एजुकेशन इस देश में हो जाएगी तो बाबा साहब की वो बात कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं साथियों, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोगों को रैलियों में बुलाए जा रहे हैं पैसा दे करके। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा? तेरे बच्चों को जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं, दिमाग से। ये 5 किलो राशन के चक्कर में, ये थोड़े से पैसे के चक्कर में, इनके चक्कर में ना छोड़ के बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव के समय में, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हो, मेयर के चुनाव हो, सभी तरह के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। क्यों करें? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मानवर साहब ने बाबा साहब की बात को दोहराते हुए कहा था, बराबर के वोट के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का मतलब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताना और हराना नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का मतलब हमें अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सही साबित करना है, जिन्होंने कहा था जिस दिन हमारे लोग वोट की ताकत को समझेंगे वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। क्योंकि साथियों आप लोगों को पता होगा, बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारे लोग हमारे वोट की ताकत को समझेंगे, हमारे वोट को लुटने और बिकने से रोक लेंगे, उस दिन वो इस देश के हुक्मरान समाज बन जाएंगे। साथियों अगर हुक्मरान समाज बनना है, उत्तर प्रदेश की तरह आपको महाराष्ट्र में हुक्मरान समाज बनना है, उत्तर प्रदेश की तरह आपको शासनकर्ता जमात बनना है, उत्तर प्रदेश की तरह आपको मांगने वाले की जगह देने वाला बनना है। साथियों अगर हमें आरक्षण मांगने की जरूरत कब पड़ती है? जब साथियों हम देने वाले नहीं बनते। उत्तर प्रदेश में बहन जी देने वाली बनी। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने माइनॉरिटी के बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण देने के लिए पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बैकलॉग के माध्यम से भर्तियां करने का काम किया, क्योंकि बहन जी उत्तर प्रदेश की शासक थी। इसलिए साथियों जब तक हम
पूर्ण बहुमत के साथ अपनी शासक नहीं बना सकते हैं, तब तक हमें एक काम करना पड़ेगा। मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे, जब तक हम राजनीतिक ताकत बराबर की ताकत नहीं ला सकते हैं, तब तक हम कम से कम पॉलिटिकल क्लाउड तो तैयार करें, राजनीतिक शक्ति तो तैयार करें। इसलिए राजनीतिक शक्ति तैयार करना है कि नहीं करना साथियों? महाराष्ट्र में अगर राजनीतिक शक्ति तैयार करना है तो एक बार मानवर कांशीराम साहब के सम्मान में जोरदार नारा लगाइए, जोरदार नारा लगाइए, मानवर कांशीराम साहब अमर रहें, मानवर कांशीराम साहब अमर रहें। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, फूले तेरा मिशन अधूरा, साहू तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम साहब का मिशन अधूरा, कांशीराम साहब का मिशन अधूरा। साथियों, इस बात को याद रखिए कि आपने इन महापुरुषों के मिशन को अधूरा पूरा करने का संकल्प दोनों हाथ उठा करके लगाने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।